पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार का प्रसारण आप सुन रहे हैं अरपा रेडियो से। आइए सुनते हैं समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष श्री संजीव लवानिया का व्याख्यान। आपकी प्रतिभा हमारे विशेषज्ञ, आइए मिलकर नया इतिहास रचें। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजीव कुमार लवानिया, सहायक प्राध्यापक विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र समाज कार्य। मैं आपका इस पठन पाठन की श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आज हम जो समाजशास्त्र का जो मूलभूत कॉन्सेप्ट हैं उनमें से जो लेने जा रहा हूं वो है परिवार यानी फैमिली। आज हम फैमिली को समझेंगे, परिवार को समझेंगे, संयुक्त परिवार को समझेंगे, केंद्रीय परिवार को समझेंगे और परिवार से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो प्राण शास्त्रीय संबंधों के आधार पर बने हुए समूहों में परिवार सबसे छोटी इकाई होता है। मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। संस्कृति के सभी स्तरों में, चाहे उन्हें उन्नत कहा जाए या निम्न, किसी न किसी प्रकार का संगठन अवश्य पाया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि शारीरिक आवश्यकताओं एवं काम वासना की पूर्ति ने ही परिवार को जन्म दिया है। परिवार ही नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल करता है एवं यौन संबंधों एवं संतानोत्पत्ति का नियमन करने के लिए उसे सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। मेलिनोव्स्की का विचार है कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। मर्डॉक ने 250 परिवारों का अध्ययन करने पर पाया कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें परिवार रूपी संस्था की उपस्थिति ना हो। जहाँ तक परिवार का अर्थ और परिभाषाएं समझने की बात है तो हम देखते हैं, देखिए जो शब्द जो परिवार है, जो इंग्लिश वर्ड फैमिली है, उसका ये हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमिली शब्द से हुई है, जो ऐसे समूह के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें माता पिता, बच्चे व नौकर सम्मिलित होते हैं। साधारण अर्थों में विवाहित जोड़ों को परिवार की संज्ञा दी जाती है, लेकिन समाज शास्त्रीय अर्थों में यह ठीक नहीं है, क्योंकि एक परिवार में पति पत्नी के साथ बच्चों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि इनमें एक का भी अभाव है तो उन्हें हम गृहस्थ नहीं कहेंगे। वहीं प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकावर पेज ने इसको डिफाइन किया है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। वहीं लूसी मेयर लिखते हैं, परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और बच्चे साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उसकी संतान रहते हैं। मर्डॉक लिखते हैं कि परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके लक्षण समान निवास, आर्थिक सहयोग और जनन है। इसमें 2 लिंगों वयस्क शामिल हैं, जिनमें कम से कम 2 व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृत यौन संबंध होता है, और जिन्हें अधिक वयस्क व्यक्तियों में यौन संबंध हैं उनके अपने या गोद लिए हुए एक या कई बच्चे होते हैं। डॉक्टर दुबे इसको परिभाषित करते हैं। वो लिखते हैं, परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को समान सदस्यता प्राप्त रहती है। उसमें से कम 2 विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों का सामाजिक स्वीकृत रहती है और उनमें संसर्ग से उत्पन्न संतान मिलकर परिवार का निर्माण करती है। तो इन परिभाषाओं से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, परिवार एक समूह है, एक संघ है, एक संस्था के रूप में समाज में विद्यमान है। प्रत्येक परिवार में 2 पक्ष होते हैं, संरचनात्मक और प्रकारात्मक। संरचनात्मक दृष्टि से परिवार की संरचना पति पत्नी और बच्चों से मिलकर हुई। इस दृष्टि से प्रत्येक परिवार में कम से कम 3 प्रकार के संबंध विद्यमान हैं, पति पत्नी के संबंध, माता पिता बच्चों के संबंध, भाई बहनों के संबंध। वहीं प्रकारात्मक दृष्टि से परिवार का निर्माण कुछ मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य यौन संबंधों का नियमन करना है, संतान उत्पन्न करना, उनका पालन पोषण, शिक्षण और समाजीकरण करना है, उन्हें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक संरक्षण प्रदान करना है। इन प्रकारों की पूर्ति के लिए परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों में बंधे होते हैं। वहीं जब हम परिवार की विशेषताओं की बात करते हैं तो वैसे हैं जो मैकावर पेज ने कुछ विशेषताएं बताई हैं, उन्हीं को लेते हैं। विवाह संबंध, परिवार तभी बनता है जब विवाह संबंध स्थापित हो जाते हैं। विवाह का एक स्वरूप, प्रत्येक समाज में विवाह का एक निश्चित स्वरूप होता है। वो बहुपत्नी विवाह हो या बहुपति विवाह हो, अथवा एक पत्नी विवाह हो या एक पति विवाह हो, किसी भी रूप में एक रूपता होती है।
अर्थव्यवस्था, प्रत्येक परिवार में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई न कोई आर्थिक क्रिया अवश्य पाई जाती है। वह नौकरी या व्यापार किसी भी रूप में हो सकती है। वंश नाम, परिवार में नवीन उत्पन्न बच्चों का नामकरण संस्कार भी होता है। ये बच्चे अपने माता पिता के नाम से जाने जाते हैं। सामान्य निवास, प्रत्येक परिवार के सदस्य एक ही स्थान पर निवास करते हैं, जिसे हम घर की संज्ञा देते हैं। परिवार की कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी बताई गई हैं जो मैकावर पेज ने लिखी हैं। वो ऐसे ही सीमित आकार, परिवार की सदस्यता जैविक होने के कारण परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित होती है। सार्वभौमिक, यह संस्था सभी कालों और सभी समाजों में सभी स्थानों पर पाई जाती है। केंद्रीय स्थिति, कई परिवारों से मिलकर ही वंश, गोत्र, जाति, उपजाति और समुदाय बनता है। भावनात्मक आधार, परिवार के सभी सदस्यों के मध्य एक भावनात्मक संबंध होता है जो परिवार में एक दूसरे से प्रेम, सहिष्णुता, बलिदान और सहयोग की भावना बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। रचनात्मक प्रभाव, एक परिवार में ही बच्चा अच्छी बुरी आदतें सीखता है। वह एक योग्य अथवा अयोग्य व्यक्ति बनता है। अतः परिवार ही व्यक्ति के उचित निर्माण में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। सदस्यों का उत्तरदायित्व, परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति उचित उत्तरदायित्व होता है। परिवार में रहते हुए सभी सदस्यों को उसका पालन करना पड़ता है। सामाजिक नियमन, यानी विभिन्न परंपराओं और प्रथाओं द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है और समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करता है। और इसका एक और जो लक्षण है, जो विशिष्ट विशेषता है, वो परिवार की अस्थायी और स्थायी प्रकृति। यह संस्था के रूप में देखें तो परिवार स्थायी है और काफ़ी प्राचीन समय से चला आ रहा है, लेकिन संघ के रूप में व्यक्तिगत परिवार अपने किसी सदस्य की मृत्यु होने के पश्चात विघटित भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये परिवार के बारे में कुछ जानकारी ली। उसी प्रकार हम देखते हैं संयुक्त परिवार क्या है। संयुक्त परिवार को भी समझने की कोशिश करते हैं। भारत में संयुक्त परिवार का अस्तित्व संभवतः वैदिक काल से ही है और वर्तमान समय में इसकी संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के बाद भी आज के मूल परिवार संयुक्त परिवार के आदर्शों से दूर नहीं जा सकते। मैक्स मूलर ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है, जिसे सांस्कृतिक विरासत के रूप में हम आज तक प्राप्त करते चले आ रहे हैं। श्री मणि पाणिकर जी ने लिखते हैं कि सैद्धांतिक रूप से तो जाति और परिवार दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, परंतु व्यावहारिक रूप से ये दोनों आपस में इतने गुथे हुए हैं कि एक ही सामान्य संस्था हो गई है। वास्तव में संयुक्त परिवार स्वार्थ को संकुचित सीमा से अलग रहकर समूह कल्याण का एक सुंदर उदाहरण है। जहाँ तक संयुक्त परिवार की उसकी कुछ विशेषता, उसकी परिभाषाओं के माध्यम से समझें तो कानूनी दृष्टिकोण से श्री मुल्ला ने हिंदू लॉ में कानूनी दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि संयुक्त परिवार में वे सभी व्यक्ति आ जाते हैं जो समान पूर्वज के वंशज हैं। इसमें उनकी पत्नियां व अविवाहित लड़कियां भी आ जाती हैं। वे आगे लिखते हैं, विवाहित लड़कियां अपने पिता के संयुक्त परिवार की सदस्य नहीं रहती, वरन अपने पति के संयुक्त परिवार की सदस्य बन जाती हैं। हिंदू संयुक्त परिवार के सदस्य भोजन व पूजा की दृष्टि से भी संयुक्त रहते हैं और संपत्ति की दृष्टि से भी। संयुक्त परिवार की कानूनी परिभाषा से निम्नलिखित बातें स्पष्ट हो सकती हैं कि नंबर 1, सामान्यतः संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन करते हैं, वो पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी संयुक्त परिवार पाए जाते हैं कि सदस्य अलग अलग भोजन व पूजा करते हैं। नंबर 2, सामान्यतः संयुक्त परिवार की संपत्ति भी संयुक्त होती है, परंतु कुछ अवस्थाओं में संपत्ति पृथक भी हो सकती है। नंबर 3, यदि संयुक्त परिवार का कोई सदस्य किसी व्यापार या व्यवसाय को संयुक्त परिवार की संपत्ति के द्वारा चलाता है तो उससे अर्जित संपत्ति भी संयुक्त परिवार की संपत्ति होती है। नंबर 4, यदि संयुक्त परिवार का कोई सदस्य संयुक्त परिवार की किसी सहायता के बिना कोई व्यापार या व्यवसाय चलाता है तो इस प्रकार से अर्जित धन या संपत्ति संबंधित सदस्य की पृथक संपत्ति बन जाती है। संरचनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो डॉक्टर श्रीमती इरावती कर्वे कहती हैं कि संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो साधारणतः एक मकान में रहते हैं और एक रसोई में पका भोजन करते हैं, जो सामान्य संपत्ति के स्वामी होते हैं, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से रक्त संबंधी हैं। डॉक्टर IP देसाई भी कहते हैं कि हम उस घराने को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकांकी परिवार की अपेक्षा वंश की गहराई अधिक होती है, जिसमें 3 या अधिक इससे अधिक पीढ़ी के लोग आपस में संपत्ति, आय तथा पारस्परिक अधिकारों एवं कर्तव्यों में बने रहते हैं। डॉक्टर SC दुबे यानी श्यामचरण दुबे भी कहते हैं कि संयुक्त परिवार, उनके अनुसार यदि कोई मूल परिवार एक साथ रहते हैं और उनमें निकट का संबंध है, एक ही स्थान पर भोजन करते हैं और एक ही आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें सम्मिलित रूप में संयुक्त परिवार कहा जाता है। किंग्सले डेविस ने भी कहा है कि संयुक्त परिवार में एक सामान्य पुरुष, पूर्वज से युक्त पुरुष
अविवाहित संतानें एवं विवाह द्वारा समूह सम्मिलित की गई स्त्रियां होती हैं। ये समस्त सदस्य सामान्य घर में रह सकते हैं या आसपास कई घरों में रह सकते हैं। प्रत्येक अवस्था में जब तक संयुक्त परिवार रहता है तब तक इसके सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी आय एक जगह एकत्र करेंगे और उस संपूर्ण से कुल उत्पादन का अपना भाग प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार हमने संयुक्त परिवार को परिभाषाओं के माध्यम से समझा। अभी हम उसकी कुछ विशेषताएं समझ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट फैमिली। एक तो बड़ा आकार होता है, संयुक्त परिवार का एक बहुत बड़ा आकार होता है। इसमें 3-4 पीढ़ियों के सभी रक्त संबंधी एक साथ रहते हैं। संयुक्त परिवार की सदस्य संख्या 30 से 40 है, इससे भी अधिक हो सकती है। नगरों की अपेक्षा गाँवों में संयुक्त परिवारों की सदस्य संख्या अधिक होती है। नंबर 2, सहयोगी भावना, सहयोगी अवस्था। संयुक्त परिवार का मुख्य आधार सहयोग है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर यह परिवार आधारित होता है। इसमें मिलजुल कर सभी सदस्य कामों करते हैं। सहयोग के आधार पर ही परिवार की समस्याओं को हल किया जाता है। नंबर 3, सम्मिलित संपत्ति। परिवार की संपत्ति सम्मिलित होती है अर्थात परिवार के सभी सदस्यों का संपत्ति पर समान अधिकार होता है तथा सभी सदस्य सम्मिलित रूप में इसमें वृद्धि का प्रयत्न करते हैं। इसमें परिवार संगठित बना रहता है तथा विघटन से बचा रहता है। सम्मिलित निवास स्थान। सम्मिलित निवास संयुक्त परिवार का एक प्रमुख आधार है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी उसी प्रकार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक ही मकान में रहते हैं। यदि परिवार की संपत्ति सम्मिलित हो किंतु परिवार के सभी सदस्य अलग अलग रहते हों तो उसे हम संयुक्त परिवार नहीं कहेंगे। सम्मिलित आय, जैसे हमने कहा संयुक्त परिवार का एक प्रमुख आय है। परिवार के कमाने वाले सभी सदस्य अपनी आय कर्ता को दे देते हैं। इस सम्मिलित संपत्ति को कर्ता अपनी इच्छानुसार व्यय करता है। सामान्यतः सदस्य अपनी पत्नी बच्चों के लिए प्रत्यक्ष खर्चा नहीं करता है। समान धार्मिक और सामाजिक गतिविधि। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक देवी देवता की पूजा करते हैं तथा एक ही धर्म का पालन करते हैं। सामाजिक व धार्मिक उत्सवों का भी संपादन एक साथ ही करते हैं। समाजवादी प्रकृति होती है, यानी संयुक्त परिवार की प्रकृति समाजवादी होती है। इसमें कर्ता के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को अपनी स्थिति के अनुसार अधिकार प्राप्त होता है, उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। नंबर 8, जो असीमित उत्तरदायित्व तथा परस्पर कर्तव्य बोध। संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों में असीमित उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार इसी भावना से प्रभावित होकर कार्य करता है तथा परिवार को संगठित रखता है। परिवार में व्यक्ति के दायित्वों कर्तव्यों की कोई सीमा नहीं होती है। परंपराओं की प्रधानता। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य सभी कार्यों को धर्म तथा परंपराओं के साथ मिलजुल कर करते हैं। उत्पादक इकाई के रूप में संयुक्त परिवार एक उत्पादक इकाई के रूप में होता है। संयुक्त परिवार कृषि समाज की विशेषता है। यहाँ परिवार के सभी सदस्य मिलकर खेत जोतते हैं, बोते हैं, फसल काटते हैं, उपयोग करते हैं, अतः ये उत्पादन संबंधी कार्य को मिलजुल कर करते हैं। तुलनात्मक रूप से स्थायी। संयुक्त परिवार अन्य संगठनों या संस्थाओं की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं। संयुक्त परिवार का संगठन स्वार्थ की भावना पर न होकर परस्पर तथा कर्तव्य बोध की भावना पर होता है, अतः यह स्थिर बना रहता है। इसके अतिरिक्त परिवार के सभी सदस्य कार्यों को मिलजुल कर करते हैं तथा संयुक्त परिवार को निरंतरता प्रदान करते हैं। दूसरा, जो संयुक्त परिवार के जो लाभ हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे खर्च की बचत होती है। संयुक्त परिवार में सम्मिलित आय तथा सम्मिलित खर्च होता है। परिवार के सभी व्यक्ति अपनी आय को कर्ता के पास जमा करते हैं तथा एक सम्मिलित खर्च होने के कारण बहुत सी बेकार वस्तुओं पर व्यय नहीं हो पाता है। धन का समान वितरण। संयुक्त परिवार में धन का समान वितरण पाया जाता है। परिवार की संपत्ति पर किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता है। संपत्ति के विभाजन से बचाव। जो सबसे बड़ी इसकी जो खूबसूरती है, इसका जो लाभ है वो ये है कि संयुक्त परिवार सहयोग व्यवस्था पर आधारित होता है जिसमें सभी व्यक्ति मिलजुल कर कार्य करते हैं या व्यक्ति पारिवारिक संपत्ति पर अपना समान अधिकार समझते हैं। इससे पारिवारिक संपत्ति के विभाजन की समस्या नहीं होती। सामाजिक बीमा भी है। आजकल जो सोशल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो पहले जो संयुक्त परिवार मिलते थे उनमें एक सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, अलग से बीमा कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखते हैं व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये व्यक्ति को बेकार, अपंग, बीमार आदि बना देती हैं जिससे व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। ये जीवन की प्रमुख असुरक्षाएं हैं जो व्यक्ति को असहाय, गरीब व लालची बना देती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भोजन, वस्त्र आदि का प्रबंध करना मुश्किल पड़ता है। इससे व्यक्ति में अनेक बुराइयों का शिकार हो जाता है। संयुक्त परिवार अपने सदस्यों को एक बीमा कंपनी की तरह सामाजिक दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। वृद्धावस्था व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण समस्या है, पर हिंदू समाज में यह बिल्कुल समस्या नहीं रही क्योंकि परिवार में वृद्धों को सम्मानित स्थान मिलता हुआ आया। वहीं विधवाओं एवं अनाथों की रक्षा है। संयुक्त परिवार विधवाओं और अनाथों का भी सुरक्षा प्रदान करता है। हिंदू समाज में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्राप्त नहीं है। विवाह को जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है, अतः पति की मृत्यु के बाद पत्नी दूसरा विवाह नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में उसका संपूर्ण जीवन सुरक्षित हो जाता है। ऐसी दिशा में परिवार का सहारा न हो तो स्त्रियां अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों के पालन पोषण का भी उचित प्रबंध करता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में बच्चों का बहुत अच्छी तरह से लालन पालन पोषण होता है।
अच्छी तरह से पालन किसी और संगठन में संभव नहीं है। बच्चों के समाजीकरण की एजेंसियों में परिवार को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। व्यक्तिवादी भावना पर नियंत्रण होता है। आज हम देखें आधुनिक समय में जितना इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवादी विचार बढ़ रहा है, पहले उतना नहीं था। उसका कारण था कि पहले संयुक्त परिवार थे, तो संयुक्त परिवार कहीं ना कहीं व्यक्तिवादी भावना पर भी नियंत्रण करता है। मनोरंजन का साधन, निश्चित रूप से संयुक्त परिवार एक मनोरंजन का साधन भी है, जहाँ हमारे जो पूर्वज हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चों को बहुत कहानियाँ सुनाते हैं, लोकगीत सुनाते हैं। तो एक परिवार में नित्य आयोजन भी होते रहते हैं, कभी किसी का विवाह है, कभी कोई कार्यक्रम है, तो इस तरह से मनोरंजन का साधन भी है। बड़े बूढ़ों के उपदेश भी मिलते हैं। संयुक्त परिवार में बड़े बूढ़ों का साथ भी मिलता है। पुराने अनुभवों से बच्चे और जवान सब रूबरू होते हैं। परंपराओं की रक्षा होती है। संयुक्त परिवार से हमारी जो ट्रेडिशन जो कैरी फॉरवर्ड होती है, जो आगे जाती है, उस संयुक्त परिवार में बहुत आसान था। लेकिन आजकल ये बड़ा संकट है कि कैसे हमारी जो परंपराएं और जो हमारी जो लीगेसी है, ये कैसे आगे जाएगी। तो संयुक्त परिवार में इसका परंपराओं का एक रक्षण था। संस्कृति की शिक्षा, स्वतः ही संस्कृति की शिक्षा संयुक्त परिवार में मिलती रहती थी। और संस्कृति तो है जो आदमी को सभ्य बनाती है, तो ये संयुक्त परिवार में स्वतः ही हो रहा था ये काम। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन, परिवारों में संयुक्त परिवार में त्याग, सहकारिता का पाठ पढ़ाया जाता है। सामान्य जीवन की व्यावहारिकता की शिक्षा मिलती है। इससे राष्ट्रीय एकता की भावना भी विकसित होती है। नवीन वर वधू का हल्का भार, संयुक्त परिवार में प्राय यह भी देखने को मिलता है कि नवविवाहितों को सुख एवं आनंददायक दाम्पत्य जीवन बिताने के लिए भी पूर्ण अवसर दिया जाता है। ऐसे परिवारों में गृहस्थी का बोझ कुछ दिनों तक कम ही रखा जाता है। तो ये संयुक्त परिवार के लाभ हमने बात की। दूसरा, साथ में इसके हम जो डीमेरिट्स हैं, जिसके दोष हैं संयुक्त परिवार के, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सामान्य निर्धनता, संयुक्त परिवार सामान्यतः निर्धन होते हैं क्योंकि यहाँ प्राय कमाने वालों की संख्या कम होती है, तो आश्रितों की संख्या अधिक होती है। कुशलता में बाधक, क्योंकि सब लोग जनरल काम में लगे रहते हैं, स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाता है किसी का, इसीलिए कुशलता में कमी रहती है। शर्मा गुप्ता कहते हैं कि होनहार व्यक्ति के विकास की उचित व्यवस्था संयुक्त परिवार में नहीं हो पाती। उन्हें कोई नवीन कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, न ही उनको विकास के लिए उचित साधनों की उपलब्धि होती है। संयुक्त परिवार में व्यक्तिक स्वाधीनता नहीं होती। यही कारण है कि व्यक्तियों को व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। गतिशीलता में बाधक है, क्योंकि संयुक्त परिवार का बंधन इतना कठोर होता है कि व्यक्ति गतिशीलता संभव नहीं हो पाती। आर्थिक निर्भरता, संयुक्त परिवार में सदस्य आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अतः व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना कम विकसित होती है। व्यक्तित्व के विकास में बाधक, संयुक्त परिवार अच्छे व्यक्तित्व के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। यह होनहार बच्चों के विकास के लिए समुचित अवसर प्रदान नहीं करता है। संयुक्त परिवार में सभी बच्चों के साथ एक सा व्यवहार किया जाता है, जिससे योग्य व्यक्तियों की प्रतिभा नष्ट हो जाती है। द्वेष और कलह, वैसे संयुक्त परिवार सहकारिता पर आधारित हैं, किंतु व्यवहारिक रूप में यहाँ द्वेष और कलह का साम्राज्य होता है। स्त्रियों में छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता रहता है। अधिकांश लोग अपनी पारिवारिक स्थिति से भी असंतुष्ट रहते हैं, अतः सदस्यों में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। इसके परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवारों का विघटन होता रहा है। आलसी व्यक्तियों की वृद्धि, संयुक्त परिवार में सामान्य जो दोष है कि सभी व्यक्ति काम नहीं करते, कम काम करना चाहते हैं और ज़्यादा खाना चाहते हैं, तो इस तरह से आलसी व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। गोपनीय स्थान का अभाव, संयुक्त परिवार में गोपनीय स्थान का अभाव पाया जाता है। सभी व्यक्ति छोटे बड़े एक ही स्थान पर छोटे बड़े जगह में रहते हैं। इसी पति पत्नी विशेषकर नव विवाह दंपतियों को विशेष कष्ट होता है। सामाजिक समस्याओं का केंद्र है। संयुक्त परिवार में कार्यों का संपादन रूढ़ियों तथा परंपराओं के आधार पर होता है। इससे परिवार में समय के अनुरूप परिवर्तन नहीं हो पाता तथा परिवार नई परिस्थितियों से अनुकूल नहीं कर पाते हैं। कर्ता की स्वेच्छाचारिता, संयुक्त परिवार में कर्ता की स्वेच्छाचारिता का राज्य होता है। वह मनमाने तरीके से व्यवहार करता है। परिवार का कर्ता जो भी चाहता है वही करता है, उस पर किसी का अंकुश नहीं होता है। स्त्रियों की दुर्दशा, परिवारों में स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती है। स्त्रियों की दुर्दशा संयुक्त परिवार का अंग बन गई है। इनकी स्थिति परिवार में सबसे निम्न होती है। इन पर सास ननद का अधिकार ही नहीं होता है, वरन उस पर इतना अत्याचार भी करती हैं, इनके साथ दासी जैसा व्यवहार किया जाता है। अधिक संतानों का जन्म, संयुक्त परिवार में बच्चों की संख्या अधिक होती है। बाल विवाह, उत्तरदायित्व की भावना की कमी के कारण व्यक्ति अधिक संतानों को जन्म देता है और उनके लालन पोषण के बारे में चेतन नहीं रहता, क्योंकि वो समझता है परिवार में बच्चे का लालन पोषण तो हो ही जाएगा। संयुक्त परिवारों में मनोरंजन का एकमात्र साधन यौन संबंधों की पूर्ति होता है। इससे भी बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। बाल विवाह को प्रोत्साहन, संयुक्त परिवार में छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। भय का वातावरण, संयुक्त परिवार में प्रधान का निरंकुश नियंत्रण रहता है। उसका उचित और अनुचित आज्ञाओं का पालन सबको करना पड़ता है। अप्राकृतिक, कुछ समाजशास्त्रियों ने संयुक्त परिवार प्रणाली को अप्राकृतिक कहा है।
उनके अनुसार जो प्यार और स्नेह बालकों के प्रति माता पिता का, पति का पत्नी के प्रति तथा पत्नी का पति के प्रति होता है, उतना उन सदस्यों के प्रति नहीं हो सकता। संयुक्त परिवार के जो विघटन के कारण हैं उन्हें भी देख लेते हैं कि आज ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं कि संयुक्त परिवार देखने को नहीं मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं। उसमें प्रमुख कारण हैं औद्योगिकरण, नगरीकरण। औद्योगिक नगरीकरण के हम देखते हैं कि नवीन तरह के व्यवसाय, पेशे, प्रोफेशन डेवलप हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग बाहर निकलते हैं। ग्रामीण उद्योग धंधों का नष्ट होना, गाँवों में आजकल जो कुटीर और ग्रामीण उद्योग हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। स्त्रियों की नौकरी का अवसर प्रदान करना, आजकल महिलाएं भी इनके लिए अवसर उपलब्ध हैं, इसीलिए वो भी बाहर निकलना चाहती हैं, अपना काम करना चाहती हैं। धन के महत्व का विकास, धन का महत्व भी औद्योगिकरण, नगरीकरण की वजह से धन का महत्व भी बढ़ रहा है। मकानों की समस्या, दूसरा हम देखते हैं कि नगरों में आवासीय मकानों की समस्या होती है। व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास के कारण नगरों में घनी आबादी है, इससे नगरों में मकानों का किराया बढ़ता रहता है। इसी कारण नगरों के लोग अधिक संख्या में एक साथ नहीं रहते। नागरिक पर्यावरण उत्पन्न करके, नगरों का पर्यावरण एक विशेष प्रकार का होता है जो गाँव से भिन्न होता है। नगरीय पर्यावरण संयुक्त परिवार के प्रतिकूल है, अतः मनोरंजन, व्यापार आदि अनेक प्रकार के आकर्षण गाँव वालों को आकर्षित करते हैं। नगर में अनेक प्रकार के प्रलोभन होते हैं, जिससे प्रभावित होकर व्यक्ति संयुक्त परिवार छोड़कर नगरों में आता है। इस प्रकार संयुक्त परिवारों का विघटन होता है। परिवार के साधनों का विकास, परिवहन के साधनों का विकास, आजकल ट्रांसपोर्ट के इतने साधन बढ़ गए हैं, इससे भी कहीं भी आया जा सकता है, तो ये भी एक कारण है। पश्चिमी विचारों का प्रभाव, पश्चिमी संस्कृति तथा विचारों के प्रभाव की वजह से आज तेज़ी से भारतीय जनता पर पड़ रहा है। जैसे भारतीय कर्तव्य निष्ठा के पद से हटकर उनमें व्यक्तिवादी विचारधारा का तेज़ी से जन्म हो रहा है। इसीलिए संयुक्त परिवारों का रहना असंभव प्रतीत होता है। व्यक्तिवाद की भावना, आज इंडिविजुअलिज्म की भावना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसीलिए संयुक्त परिवार के अस्तित्व पर संकट है। सामान्य निर्धनता, दूसरा देखते हैं कि निर्धनता और महंगाई को बहुत लंबे समय से संयुक्त परिवारों ने झेला है, इसीलिए एक कमोवेश ये एक परसेप्शन बन गया है कि अपना कमाएं अपना खाएं, इसीलिए अपनी निर्धनता को दूर करें। तो ये एक फ्रंट पे बात, इसीलिए आजकल संयुक्त परिवार नहीं मिलते हैं। जनसंख्या में वृद्धि आज भी भयंकर समस्या है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण इसका घनत्व बढ़ रहा है, जैसे भूमि पर दबाव निरंतर बढ़ रहा है। इसीलिए परिवार छोटे होने के लिए लोगों का प्रयास रहता है और धीरे धीरे करके संयुक्त परिवार इस वजह से भी कम हो रहे हैं। परिवार के कामों में कमी, अब जो संयुक्त परिवार के जो काम थे आज के समय में वो काम नहीं है। आजकल कामों में स्पेशलाइजेशन आ गया है। स्त्रियों में कलह, संयुक्त परिवार में स्त्रियों में कलह रहता है, इसीलिए आजकल लोग संयुक्त परिवार से बचना चाहते हैं। स्त्रियों की जागरूकता, आजकल महिलाएं भी जागरूक हैं। सामाजिक अधिनियमों का प्रभाव, बहुत सारे सोशल लेजिस्लेशन आ चुके हैं, तो इसलिए भी जैसे देखें हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956, हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937, इस तरह से दहेज निरोधक अधिनियम 1961, बहुत सारे अधिनियमों का भी एक अपना एक कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से आज संयुक्त परिवार नहीं देखने को मिलते। तो ये हमने समझा ये परिवार, संयुक्त परिवार, और दूसरा इनसे संबंधित एक और कॉन्सेप्ट है केंद्रीय परिवार, यानी न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली को बड़ा संक्षिप्त में समझेंगे एक दो परिभाषाओं के माध्यम से। हैरिस लिखते हैं कि एक केंद्रीय परिवार उन व्यक्तियों का छोटा समूह है जो जैविकीय भूमिका निभाने के अतिरिक्त एक दूसरे प्रति संस्थागत सामाजिक दायित्वों को पूरा करते हैं तथा ऐसा करने के साथ ही उन विश्वासों और मूल्यों का पालन करते हैं जिनकी उनसे परिवार के अंतर्गत करने की आशा की जाती है। इस प्रकार हैरिस एकांकी परिवार को एक छोटे समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो जैविकी भूमिका भी निभाता है और सभी प्रकार के दायित्वों को भी पूरा करता है, साथ ही परिवारों के मूल्यों व विश्वासों को भी पालन करता है। जहाँ तक मुरडॉक लिखते हैं कि एकांकी या केंद्रीय परिवार हैं वो मूल परिवार विवाहित पुरुष और स्त्री तथा उनके बच्चों से मिलकर बनता है, यद्यपि कुछ व्यक्तिगत स्वरूप में एक या अधिक अतिरिक्त व्यक्ति भी उनके साथ रह सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों तक ही केंद्रीय परिवार सीमित रहता है। बच्चा न होने पर गोद लिए गए बच्चों को भी एकांकी परिवार का हिस्सा माना जाता है। केंद्रीय परिवार में मुख्यतः 8 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं: पति पत्नी, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्री, भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई। इस प्रकार हम देखते हैं केंद्रीय परिवार ही परिवार का प्रारंभिक स्वरूप है। यहाँ तक केंद्रीय परिवार के जो लाभ हैं उनमें बच्चों के पालन पोषण को महत्व दिया जाता है, समाजीकरण व्यक्तित्व विकास का महत्व दिया जाता है, स्त्रियों की अच्छी स्थिति होती है, सीमित आकार होता है,
सौहार्द होता है, स्वस्थ वातावरण होता है, आत्मनिर्भरता होती है, अविश्वास होता है। हाँ, केंद्रीय परिवार की कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशन भी हैं, नवदंपति की परेशानियां हैं, उन्हें शुरुआत से ही सारा अपना काम देखना पड़ता है। बच्चों की पर्याप्त देखरेख, बच्चों को देखभाल की समस्या भी केंद्रीय परिवारों में बहुत बड़ा कारण है। औपचारिकतापूर्ण संबंध, ज़्यादा फॉर्मल रिलेशन मिलते हैं। परंपराओं की अवहेलना, केंद्रीय परिवारों में बहुत ज़्यादा परंपराओं को महत्व नहीं दिया जाता। पारिवारिक विघटन के अवसर आजकल हम देखते हैं, पारिवारिक विघटन की समस्या जो बढ़ रही है उसका मुख्य कारण केंद्रीय परिवारों का ही होना है। तो इस तरह से हमने आज जो समझा उसमें परिवार क्या है, संयुक्त परिवार क्या है, केंद्रीय परिवार क्या है, तो ये सब आप लोगों ने आज सीखा। मैं समझता हूँ आपके लिए निश्चित रूप से यह सेशन उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद। नवीन युग का विश्वविद्यालय मूलाधार रखेगा, जनगण मन में जनहित का अवसर चाव भरेगा। गरल सुधा में परिणत होवे यह विनती है नियंता। कलुष निवारण सुयश संस्कृति रचे नए